हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हाउ यू ऑल, होप सो आप सब अच्छे हो, लर्निंग अच्छे चल रही हो। तो जावा सीरीज में हम मल्टी थ्रेडिंग देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ वी इंटरप्ट थ्रेडिंग एग्जीक्यूशन। थ्रेड एग्जीक्यूशन को हम कैसे इंटरप्ट करते हैं, हमने तीन मेथड देखे थे, यील्ड, जॉइन एंड स्लीप मेथड। हमने डीप में डिस्कस किया था, होप सो आपको समझ में आया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर आप देखो। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे मल्टी थ्रेडिंग में। मल्टी थ्रेडिंग अब तक जो भी हमने पढ़ा वो बेसिक था, अब मल्टी थ्रेडिंग में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एडवांस है मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, तो अब हम मल्टी थ्रेडिंग का कुछ हम एडवांस पार्ट देखेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट हम आज आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन। जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पे एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था और मैंने आपसे बोला था हम इस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम मल्टी थ्रेडिंग में डिस्कस करेंगे। तो आज वो दिन है जब हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और प्रॉपर हम समझेंगे कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कैसे करते हैं। ओवरऑल सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसे यूज क्यों करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एंड ओवरऑल मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली में है क्या, हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझेंगे जो प्रॉपर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन है क्या चीज। ओके, बिफोर दैट हम कुछ यहाँ पे थियरी पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिंक्रोनाइजेशन को समझने में थोड़ी सी हमारी हेल्प करेगा और क्लैरिटी थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी क्लीन करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं पर्पज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या है। पर्पज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन इज यूज्ड टू सॉल्व द डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब तक हम जब भी मल्टी थ्रेडिंग हम जब से इस पढ़ना स्टार्ट किए तब से हम देख रहे थे जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो इनकंसिस्टेंट आ रहा था, वो प्रिडिक्टेबल नहीं था। कभी कोई आउटपुट आ जा रहा था, कभी कोई आउटपुट आ जा रहा था। हमने प्रीवियसली मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट में जितने भी एग्जांपल देखे उसमें देखें कि अगर मल्टीपल थ्रेड किसी एक टास्क पे काम कर रहे हैं तो वहां का उसका जो आउटपुट है वो इनकंसिस्टेंट है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें हमारे पास आता है सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। व्हेन मल्टीपल थ्रेड ट्राई टू ऑपरेट, ये चाहो तो आप नोट्स बना लो या फिर मैं इस सारे नोट्स को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। When multiple thread try to operate on the same data concurrently, it may lead to data inconsistency। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मल्टीपल थ्रेड किसी पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे हैं, यानी कि कभी थ्रेड वन काम कर रहा है, फिर कभी थ्रेड टू, फिर से थ्रेड वन आया, फिर थ्रेड टू आया, ऐसे करके आ रहे हैं, तो उनके जो आउटपुट होंगे उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट होंगे ना। तो ये इनकंसिस्टेंसी, इसी को डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, अब यहाँ पे आ रहा है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड एट अ टाइम, प्रिवेंटिंग इनकंसिस्टेंट स्टेट्स। मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन को अगर हमें अचीव करना है तो हमें सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करने के लिए हमें किस कीवर्ड का यूज करना है, किस एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करना है, सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना है। इसीलिए मैंने जब एक्सेस मॉडिफायर में आप लोगों को बता रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि हम इसे डिस्कस मल्टी थ्रेडिंग में करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स। ठीक है, ओके। वेयर सिंक्रोनाइजेशन कैन बी यूज, सिंक्रोनाइजेशन कहाँ यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर, पहली चीज तो सिंक्रोनाइजेशन यूज करने के, सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या यूज करना है, सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर या कीवर्ड। The synchronized modifier can be applied to methods, both instance and static methods। हम इन दोनों पे डीप डिस्कस करेंगे। ये जो लाइन है ना, इंस्टेंस एंड स्टैटिक मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी ये लग रहा होगा सिंपल एक छोटी सी लाइन है, लेकिन हम इसको प्रॉपर जब एग्जांपल से समझेंगे, दोनों इंस्टेंस में क्या होता है, स्टैटिक में क्या होता है, तब हमें चार चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप लगे रहना, वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक लगे रहना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड। किसी ब्लॉक, किसी कोड के ब्लॉक पे भी हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं, सपोज सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर कैन नॉट बी अप्लाइड टू क्लासेस और वेरिएबल, मतलब वेरिएबल और क्लासेस पे हम डायरेक्टली सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो सिंक्रोनाइजेशन एंड लॉक्स। अब एक नया वर्ड आया आपके सामने, लॉक्स। लॉक्स क्या चीज है, लॉक्स को एक तरीके से समझ लेते हैं परमिशन। लॉक्स को एक तरीके से क्या समझ लेते हैं, परमिशन समझ लेते हैं। सपोज अभी समझ में आ जाएगा, अभी अगर लॉक्स नहीं समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, फिर भी हम यहाँ पे थियरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद जब हम एग्जांपल देखेंगे तो लॉक्स हमारे जो दिमाग में है, जो डाउट क्रिएट कर रहा होगा, अभी आप लोग नया नया वर्ड सुने हो लॉक्स, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वंस वी फिनिश दिस थियरी, हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे और समझेंगे सारी चीजों को। सो इंटरनल लॉक, ठीक है, इंटरनल लॉक, एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा हैज यूनिक इंट्रिंसिक लॉक, आल्सो नोन एज द मॉनिटर लॉक। हर एक ऑब्जेक्ट, जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं
उनके पास एक यूनिक लॉक है, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, यूनिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हेन अ थ्रेड एग्जीक्यूट a synchronized method of lock, it must first acquire the lock for the object or class। चीजें समझ में नहीं आएंगी पता है, लेकिन फिर भी अब आप इस थ्योरी को ध्यान से आप देखो, कहीं नोट डाउन कर लो, फिर जब हम एग्जांपल देखेंगे सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हेन अ थ्रेड एग्जीक्यूट a synchronized, मतलब हम किसी टास्क पे सिंक्रोनाइज लगा दें। अब सिंक्रोनाइज लगाने के बाद अब मल्टीपल थ्रेड आ रहे हैं, सपोज 10 थ्रेड्स आ गए एक ही बार में। अब 10 थ्रेड्स आ रहे हैं तो 10 थ्रेड्स को सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा कि आपको 10 थ्रेड्स को बोलोगे कि आपको वन बाय वन अंदर आना है, और जिसके पास लॉक होगा उसी को हम अंदर आने देंगे। तो यही कह रहा है कि जब थ्रेड्स के व्हेन अ थ्रेड एग्जीक्यूट अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स ऑफ लॉक, इट मस्ट बट एक्वायर फर्स्ट एक्वायर द लॉक। मतलब आप किसी भी थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए उस थ्रेड को पहले क्या लेना होगा, लॉक लेना होगा, मतलब एक परमिशन लेनी होगी, एक आइडेंटिटी लेनी होगी। जब तक लॉक नहीं है तब तक उस सिंक्रोनाइज्ड मेथड और ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड और ब्लॉक को, ठीक है। ओके, वंस द लॉक इज एक्वायर्ड द थ्रेड कैन एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज्ड कोड फॉर द ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जब कोई लॉक एक्वायर हो जाएगा तो वो थ्रेड क्या करेगा, किसी भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड को वो कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है रिलेटेड टू दैट ओनली ऑब्जेक्ट। आफ्टर द थ्रेड कंप्लीट द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक इट रिलीजेस द लॉक। जब थ्रेड अपना कंप्लीट कर लेगा एग्जीक्यूशन तो उस लॉक को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, छोड़ देगा कि भाई अब जो दूसरा पर्सन वेट कर रहा होगा वो लॉक ले ले और जाए अपना काम करे, ठीक है। ये लॉक हैंडलिंग जो चल रही है, लॉक हैंडलिंग किसकी हेल्प से चलती है, जेवीएम की हेल्प से। ये प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है, हमारे आपके हाथ में नहीं है। ये कौन हैंडल कर रहा है, जेवीएम हैंडल कर रहा है कि लॉक किसको मिलेगा, लॉक किसको नहीं मिलेगा। अभी ये सारी चीजें किस पे चल रही है, ये सारी चीजें चल रही है जेवीएम के पास चल रही है, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड मेथड वर्सेस नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है, इसको हम विद प्रॉपर एग्जांपल समझेंगे। इसको हम थ्योरी पार्ट अभी हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रॉपर एग्जांपल समझेंगे। फिर भी अगर मोटा मोटा अगर आपको समझना है कि अगर नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, सपोज 3 थ्रेड है, T1 T2 एंड T3, 3 थ्रेड। अब एक नॉन सिंक्रोनाइज मेथड पे तीनों थ्रेड आके क्या कर दिए, धावा बोल दिए, मतलब एग्जीक्यूट करना है। अब तीनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई कि नहीं मैं एग्जीक्यूट करूंगा, किसी को मौका मिला किसी को नहीं मौका मिला, मतलब हमारी जो डेटा आएगी, आउटपुट आएगा वो इनकंसिस्टेंट आएगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज मेथड पे। अब सपोज वही तीनों थ्रेड किसके पास चले गए, सिंक्रोनाइज मेथड के पास चले गए। अब सिंक्रोनाइज मेथड के पास जैसे गए तीनों थ्रेड और लड़ना शुरू किया, सिंक्रोनाइज मेथड ने क्या बोला कि यहाँ पे ये सब नहीं चल पाएगा, आपको वन बाई वन जिसके पास लॉक है वो आए, एग्जीक्यूट करे और वापस जाए, लॉक छोड़े और वापस जाए। सपोज यहाँ पे T3 को लॉक मिला, वो आया एग्जीक्यूट करा, पूरा कंप्लीट अपना एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद लॉक वापस छोड़ेगा और चला जाएगा। सपोज T1 को मौका मिला, T1 आएगा एग्जीक्यूट करेगा, लॉक छोड़ेगा, चला जाएगा। T2 बचा है, T2 को लॉक लॉक मिलेगा, लॉक लेगा, जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, चला जाएगा। कोई भी हिंड्रेंस और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये है सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड। ये अभी हमने ओरली समझा, अब हम इस चीज को विद एग्जांपल समझेंगे थोड़ी देर में। इंस्टेंस लेवल एंड क्लास लेवल ब्लॉक, ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं बोला था ना कि ये काफी इंपॉर्टेंट, देखने में छोटा लग रहा है, इंस्टेंस लेवल एंड क्लास लेवल ब्लॉक्स। इन सब चीजों को हम विद एग्जांपल समझेंगे, इसके थ्योरी पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, विद एग्जांपल हम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। परफॉर्मेंस एंड कंसिडरेशन, जब हम सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट किसी थ्रेड्स पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी क्लास में अप्लाई कर रहे हैं, किसी मेथड एंड किसी ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लास में नहीं, किसी मेथड एंड किसी ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास परफॉर्मेंस मिलती है। The primary advantage of using the synchronized keyword is that it resolve data inconsistency। हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि ये डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व कर रहा है इन अ मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। हाउएवर दैट डिसएडवांटेज इज रिड्यूस परफॉर्मेंस। एक्चुअली परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है, कैसे रिड्यूस हो जाता है इसको में हम डिस्कस करते हैं। सपोज T1 T2 T3 T4 T5 5 थ्रेड है। अब पांचों थ्रेड किसी नॉन सिंक्रोनाइज ब्लॉक पे आ रहा है। अब नॉन सिंक्रोनाइज ब्लॉक पे आ रहा है तो किसी को भी वेट नहीं करना पड़ रहा है, किसी को भी वेट नहीं करा। सपोज T5 को एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है, T1 को 100 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है, लेकिन T1 को पहले मौका मिलेगा और T5 को नहीं मिल रहा मौका। अगर ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है तो पहले T1 पूरा 100 सेकंड अपना एग्जीक्यूट करेगा, फिर T5 को एक सेकंड एग्जीक्यूट करने के लिए 100 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस गई कि नहीं गई, गई। कहाँ गई, सिंक्रोनाइज ब्लॉक में। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो T1 T2 T4 T5 को कभी भी मौका मिल सकता है। तो T5 को कभी भी मौका मिला T1 के पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, निकल जाएगा, 100 सेकंड उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जब हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ओके, सो
recommended only, yeah. This can significantly reduce the performance since each thread operates on data one by one. Yeah, that is what we have discussed. Recommendation क्या है कि only use synchronization when absolutely necessary to avoid performance bottlenecks. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंक्रोनाइजेशन यूज करनी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है यूज करना। हालांकि कोई नहीं चाहता कि हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो, है ना, कोई नहीं चाहता कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का मामला आ गया, है ना, तो उस सिक्योरिटी को नजर में रखते हुए हमें सिंक्रोनाइजेशन यूज करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो की बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मेथड, अ थ्रेड मस्ट एक्वायर द लॉग ऑफ द, व्हाट मींस इज हियर कि a thread must acquire the lock of the object or class to execute synchronized code। मतलब synchronized code को execute करने के लिए एक थ्रेड को सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, लॉक को एक्वायर करना। लॉक नहीं है तो वो थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता किसको, सिंक्रोनाइज्ड मेथड या ब्लॉक को। While one thread is holding the lock and executing the synchronized method, no other thread can execute any synchronized method on the same object। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेम ऑब्जेक्ट। इसको भी जब हम अभी थोड़ी देर में अभी एग्जांपल लेंगे ना, तो ये वर्ड भी क्लियर होगा। इसके ऊपर भी मैं एक एग्जांपल लूंगा सेपरेटली, ताकि ये चीज आपके समझ में आ जाए कि ये यहाँ पे क्या लिखा है कि नो अदर थ्रेड कैन एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज को अभी नोट डाउन कर लो, जब हम एग्जांपल देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। However, the multiple thread can execute non-synchronized method on the same object concurrently without being locked। होप सो चीजें समझ में आ गई हो। फिर भी एक समरी हम देख लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज यूज्ड टू इंश्योर थ्रेड सेफ्टी एंड प्रिवेंट डेटा इनकंसिस्टेंसी। थ्रेड सेफ्टी और डेटा इनकंसिस्टेंसी को प्रिवेंट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन यूज किया जाता है। द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड कैन बी अप्लाइड टू मेथड एंड कोड ब्लॉक बट नॉट टू द क्लास और वेरिएबल। क्लास और वेरिएबल पे हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे हम फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल पे भी यूज कर सकते हैं, मेथड पे भी यूज कर सकते हैं, क्लास पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंक्रोनाइज कीवर्ड को हम सिर्फ और सिर्फ मेथड और ब्लॉक में ही यूज कर सकते हैं। It work by acquiring the releasing locks and releasing locks which are automatically managed by the JVM। JVM मैनेज करता है किसको लॉक मिलेगा, किसको लॉक नहीं मिलेगा। सिंक्रोनाइजेशन रिड्यूस परफॉर्मेंस, सो इट शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं अपने कोड में। ठीक है, अब कब आपको लगेगा कि जरूरत है कि नहीं, कब आपको लग रहा है कि जरूरत है कि नहीं, ये चीज आपके थ्योरी पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि सपोज एक M1 मेथड है, एक M2 मेथड है। एक M1 मेथड के आगे भी सिंक्रोनाइज लग गया और M2 के आगे भी सिंक्रोनाइज लग गया, और एक M3 मेथड है जिसके आगे कोई सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, किसी भी थ्रेड को इस M1 को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए होगा, लॉक चाहिए होगा। अगर लॉक है तभी से M1 को एग्जीक्यूट कर सकता है। सेम एज इट इज M2 के लिए, M2 को भी एग्जीक्यूट करने के लिए लॉक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन किसी भी थ्रेड को M3 को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी लॉक की जरूरत नहीं है। लॉक इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, ओके, गॉट इट। सो फॉर एग्जांपल हियर you wanted to make a website or app for movie ticket booking, right? अगर आप मूवी टिकट बुकिंग के मूवी टिकट बुक करने के लिए कोई आप ऐप बना रहे हो, कोई साइट बना रहे हो, तो वहां पे आप देखो, अगर कोई बंदा चाहे अवेलेबिलिटी की टिकट के लिए सीट खाली है कि नहीं, तो इसके लिए क्या किसी सिंक्रोनाइज की जरूरत है, नहीं। मल्टीपल लोग एक बार में चेक कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए कि सीट खाली है कि नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है, 100 बंदे चाहते हैं कि मुझे सीट बुक करनी है, तो उस सीट को बुक करने के लिए हमें, अगर जो मेथड हम यूज कर रहे हैं बुक टिकट, उसके आगे हमें सिंक्रोनाइज यूज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक सीट पे 100 लोग नहीं बैठ सकते हैं, एक सीट पे सिर्फ एक ही बैठ सकता है ना। तो एक सीट पे जो अगर एक ही बैठ सकता है तो उसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन मेथड का यहाँ पे यूज करना नेसेसरी हो जाता है। तो इस केस में हमें लग रहा है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि एक बार में एक ही आदमी उस टिकट को बुक कर सके, 100 आदमी एक बार में एक टिकट को बुक ना करे। ठीक है, तो ये है सिंक्रोनाइजेशन। अब हम एग्जांपल देखेंगे विदाउट सिंक्रोनाइजेशन क्या है और विद सिंक्रोनाइजेशन क्या प्रॉब्लम होती है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी उसे आप अपने माइंड में रखना, एंड जब हम एंड कर लेंगे, पूरी तरीके से जब एंड कर लेंगे, तो मैं एक बार फिर से सब कुछ रिवाइंड करके एक बार सब कुछ फिर से समरी में सारे प्रोग्राम को एक बार समझा दूंगा कि कैसे ये प्रोसेस कर रहा है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
तो पैनिक मत होना, समझते हैं एग्जांपल को कि विदाउट इन सिंक्रोनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है और सिंक्रोनाइजेशन के साथ जब सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन प्लीज अवॉइड माय स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, सो हम सबसे पहले एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास काउंटर नेम से हम क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक प्राइवेट टाइप का एक हम वेरिएबल लेते हैं, प्राइवेट इंट काउंट करके हमने एक वेरिएबल ले लिया, या काउंट करके वेरिएबल, इसमें हमने इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 0, इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, अभी हमने एक विदाउट सिंक्रोनाइजेशन हमने बना दिया, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन मेथड ब्लॉक, मेथड विदाउट सिंक्रोनाइजेशन मेथड। एक हम ऐसा मेथड बनाएंगे जिसमें हमने हमने सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक पब्लिक वाइड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट and here we go through the count plus plus। हमने जितनी बार भी ये मेथड कॉल होगा उतनी बार हम क्या करेंगे, इस काउंट प्लस प्लस में काउंट में हम वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट। सो सो हियर वन थिंग कि हमने यहाँ पे प्राइवेट टाइप लिया हुआ है काउंट को, तो काउंट की वैल्यू हमें रिटर्न करने के लिए यहाँ पे हम एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक पब्लिक void गेट काउंट। सॉरी, इसे void ना करके इसे इंट रख लेते हैं, इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करनी है ना, तो हम यहाँ पे पब्लिक इंट गेट काउंट मेथड एक यहाँ पे बना देते हैं और इसके अंदर हम जो है रिटर्न काउंट कर देंगे। सिंपल, हमने क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट को एज अ प्राइवेट लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे रिटर्न करने के लिए एक अनदर सोर्स की जरूरत पड़ेगी जो इस वैल्यू को, इस काउंट वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक थ्रेड बनाते हैं, एक थ्रेड हम यहाँ पे बनाएंगे, माई थ्रेड नेम से हम एक थ्रेड बनाते हैं, माई क्लास माई थ्रेड, क्लास माई थ्रेड, जिसे हम एक्सटेंड कर देंगे, हम एक्सटेंड करके बनाएंगे, एक्सटेंड थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इतना हमने कर दिया। एंड वी ऑल नो दैट कि जैसे हमने यहाँ पे थ्रेड क्लास को जैसे हम एक्सटेंड करेंगे वैसे हमें एक टास्क पूरा करना होता है, ओवर राइडिंग का क्लास टास्क पूरा करना होता है जो कि रन मेथड को ओवरराइड करेगा। तो हम यहाँ पे पब्लिक वाइड रन मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, इसके अंदर आएंगे और फिर इसके अंदर आके हम यहाँ पे कुछ अपने टास्क को पूरा करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस काउंटर मेथड, काउंटर क्लास का एक इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे मैं काउंटर क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, तो काउंटर 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 हमने किस इंस्टांस क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये इंस्टांस हम एक इस क्लास के थ्रेड कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। सो माई थ्रेड व्हाट इज हैपनिंग, माई थ्रेड, एंड इसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर देंगे, काउंटर काउंटर। इस ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांस को इसमें पास कर देंगे और यहाँ पे इस वैल्यू को ले लेंगे, उठा लेंगे, दिस डॉट काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर। साउंड्स गुड, या साउंड्स गुड, ओके। सो नाउ व्हाट, जितने भी थ्रेड आएंगे उन थ्रेड्स को हमें कॉल कराना रहेगा। तो वो जितने भी थ्रेड आएंगे सबसे पहले वो थ्रेड ओवरराइड करेंगे इस रन मेथड को। तो इसमें हम अपने टास्क को रखेंगे, इसके अंदर हम अपने टास्क को रखेंगे। तो टास्क अपना हम यहाँ पे रख लेते हैं, फॉर एक लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन 1000, 1000 कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं। एंड जितनी बार भी इसमें टास्क, जितनी बार भी थ्रेड इसको इसको अप्रोच करेंगे उतनी बार हम क्या कर देंगे, काउंटर काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। इसीलिए हमने यहाँ पे इसके इंस्टांस को बनाया था। क्यों बनाया था, ताकि हम इसके इस मेथड को एक्सेस कर सकें, इस क्लास के इस मेथड को एक्सेस कर सकें। तो हमने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हम मेन क्लास बनाएंगे, एक टेस्ट क्लास बनाते हैं, आते हैं यहाँ पे क्लास क्लास टेस्ट, इसके अंदर हम विदाउट सिंक्रोनाइजेशन को
टेस्ट करेंगे यहाँ पे। उसके पहले हमें यहाँ पे मेन मेथड बनाना होगा। मेन मेथड बनाने के लिए आ, या मेन मेथड बनाना होगा और उसके अंदर हम यहाँ पे पहले काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, काउंटर काउंटर न्यू काउंटर। ठीक है, ये हमने क्या किया है अभी हम आपको समझा देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे आप या या ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी तक हमने यहाँ पे एक इंस्टांस बनाया हुआ है, काउंटर का एक इंस्टांस बनाया है। अब हम माई थ्रेड का एक माई हम अब यहाँ पे दो चाइल्ड थ्रेड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे थ्रेड तो बना लिया, लेकिन हम जानते हैं जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये थ्रेड कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो 3 टास्क परफॉर्म होती हैं, आप लोग को पता है, हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो हम यहाँ पे अभी एक कुछ दो थ्रेड बनाएंगे यहाँ पे। तो सपोज हमने यहाँ पे माई थ्रेड एंड थ्रेड 1 इज इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड। अब माई थ्रेड के अंदर हमने यहाँ पे, आप देखोगे हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास काउंटर का ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे इस क्लास हमने जो ऑब्जेक्ट ये बनाया है ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि इसके इंस्टांस को हम यहाँ पे पास कर सकें। ठीक है, काउंटर को हम यहाँ पे पास कर सकें। अब यहाँ पे क्या बन गया? एक थ्रेड बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और थ्रेड हम बनाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको नेम दे देंगे थ्रेड 2। हमने दो थ्रेड बनाए, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 बनाया। अभी तक भी ये दोनों थ्रेड क्या है? डेड स्टेट में। अभी तक ये दोनों थ्रेड किस में है? डेड स्टेट में। अब इन दोनों थ्रेड को हम एक्टिव करेंगे, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट। जैसे आपने थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया वैसे अब थ्रेड 1 क्या हो गया? एक्टिव हो गया। थ्रेड 1 अब एक्टिव हो गया। अब थ्रेड 1 क्या करेगा? सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह करने के बाद जाएगा, माई थ्रेड के पास जाएगा और माई थ्रेड के पास यहाँ पे आएगा और क्या लेकर आएगा? सबसे पहले काउंटर ऑब्जेक्ट को लेके आएगा। ठीक है, माई थ्रेड के पास आएगा सबसे पहले इस रन मेथड को, काउंटर पहले काउंटर सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, काउंटर उठ के आ जाएगा, इस काउंटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, काउंटर में जो भी वैल्यू आएगी होगी उठ इसके अंदर आ जाएगी। अब रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, रन मेथड में आएगा काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। अब काउंटर डॉट इंक्रीमेंट के पास आएगा, यानी इंक्रीमेंट वाली ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें आएगा वैसे ही काउंट के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी उसमें एक एक प्लस कर देगा। ठीक है, एक प्लस कर देगा, सिंपली एक प्लस कर देगा, सिंपल। उसी तरीके से हम थ्रेड 2 को भी डेड स्टेट से बाहर निकालेंगे और इसको भी एक्टिव करेंगे स्टार्ट मेथड की हेल्प से। ठीक है, हमने थ्रेड 2 को भी एक्टिव कर दिया। अब थ्रेड 2 भी सेम टास्क परफॉर्म करेगा। अब अभी तक हमने कोई भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड यूज नहीं किया हुआ है, हमने कोई भी इंटरप्शन मेथड यूज नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों कंकरेंटली किस पे एग्जीक्यूट होंगे? इस वाले टास्क पे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो बोथ द थ्रेड, यहाँ पे हम लिख देते हैं बोथ द थ्रेड विल एग्जीक्यूट कंकरेंटली। मतलब कौन एग्जीक्यूट कर रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। कभी थ्रेड 1 एग्जीक्यूट करेगा, कभी थ्रेड 2 एग्जीक्यूट करेगा, डोंट नो, वी डोंट नो। ठीक है, ये डेटा क्या है? इनकंसिस्टेंसी है, ये डेटा इनकंसिस्टेंसी है। अब हम यहाँ पे एक काम और कर देते हैं, हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड हम कॉल कर देंगे, ज्वाइन मेथड टू कंप्लीट फिनिश ऑफ बोथ थ्रेड्स। दोनों थ्रेड्स कंप्लीटली फिनिश करें उसके लिए हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड कॉल कर देंगे। सो थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन, सिमिलरली थ्रेड 2 डॉट ज्वाइन हम कर देंगे, डॉट ज्वाइन। एंड वी ऑल नो कि ज्वाइन मेथड क्या है? एक इंटरप्शन है, तो इंटरप्शन है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम इस मेथड के अंदर हम यहाँ पे थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, हम यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल कर देंगे। ठीक है, अभी ये प्रॉपर सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, या सब कुछ सही है। सो अब हम यहाँ पे इस काउंट की वैल्यू लेंगे कि एक्चुअल में इस काउंट की वैल्यू में कितनी वैल्यू आई है, उसकी वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे एंड फाइनल काउंट वैल्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। हमने सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं किया। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, मैं आपको वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज बी विद मी। अभी हो सकता है आपको ये सारे एग्जांपल्स थोड़े से ओवरहेड लग रहे होंगे क्योंकि हम एडवांस जावा में घुस गए, लेकिन फिर भी मैं इन सारी चीजों को अभी समराइज करके प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। काउंटर डॉट गेट वैल्यू को हम गेट काउंट को हम कॉल कर देंगे। ठीक
गेट काउंट को हम कॉल करेंगे। गेट काउंट, कौन से गेट काउंट को हमने कॉल किया है? इस वाले गेट काउंट को कॉल किया है यहाँ पे, यहाँ पे। ये हमने क्यों बनाया है? क्योंकि हमने काउंटर काउंट को एज अ प्राइवेट लिया हुआ था, ठीक है, ताकि इस काउंट वैल्यू को हम पास कर सके किसी और क्लासेस में, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दैट क्लास, ठीक है। ओके, अब आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए? अब इसमें क्या हुआ, मैं एक सिंपल सा समराइज कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इसको समझिए। अगर नहीं समझ में आया होगा प्लीज इस बार आपको समझ में आ जाएगा, मैं प्रॉपर आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले एक काउंटर क्लास लिया, एक काउंटर क्लास लिया, उसके अंदर हमने काउंट वैल्यू रख दी, उस काउंट को हमने प्राइवेट डाल दिया ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे, सेफ्टी के लिए हम प्राइवेट वैल्यू डालते हैं, ठीक है। हमने पे काउंट काउंट वैल्यू इनिशियलाइज किया जो कि इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का है, जिसके अंदर हमने जीरो रख दिया, इनिशियली जीरो रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन मेथड हमने यूज किया यहाँ पे समझाने के लिए कि सिंक्रोनाइजेशन अगर यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन, डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसी आती है, वो आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट नाम का मेथड है, ठीक है, एक इंक्रीमेंट नाम का मेथड जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, वो पब्लिक टाइप का है, जिसके अंदर हमने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, मतलब काउंट की जितनी भी वैल्यू रहेगी उसमें एक जुड़ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पे गेट काउंट वैल्यू, गेट काउंट मेथड बना दिया जो कि काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्यों हमने गेट काउंट बनाया? ताकि, क्योंकि ये क्या है, एक प्राइवेट टाइप का है, हमें कोई सोर्स चाहिए जो इस काउंट की वैल्यू को बाहर भेजे, इस क्लास के बाहर भेजे, किस क्लास के, इस क्लास के बाहर भेजे, दैट्स इट। ओके, ये इस क्लास का काम समझ में आ गया, इस क्लास का क्या काम है टोटल समझ में आ गया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे माई थ्रेड नाम का एक हमने एक थ्रेड बनाया, जिसको हमने एक्सटेंड कर दिया। थ्रेड को हम दो तरीके से बना सकते हैं, हमने डिस्कस किया था अर्लियर, ठीक है। उसमें से एक तरीका है कि हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके हम कोई थ्रेड बना सकते हैं। तो हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके एक माई थ्रेड नाम का एक थ्रेड बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक माई थ्रेड नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, मतलब इस क्लास का, इस थ्रेड का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। उस कंस्ट्रक्टर में हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, किसका ऑब्जेक्ट पास करना है, इस काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो अगर इस काउंटर क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट पास करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक इंस्टांस बनाना पड़ेगा, है ना, एक इंस्टांस बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इंस्टांस बना दिया, ये सिंपल उसी तरीके से इंस्टांस, जैसे हम सपोज हम बनाते हैं क्या, इंट वेरिएबल, हमने यहाँ पे वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है ना, यहाँ पे इंस्टांस बनाया, एक्चुअली हमने इंट का एक हमने इंस्टांस बनाया। उसी तरीके से हम यहाँ पे काउंटर नाम का एक इंस्टांस बनाएंगे, किस क्लास का, काउंटर क्लास का इंस्टांस बनाएंगे। ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब उस काउंटर के इंस्टांस को हम इसमें पास कर देंगे, ठीक है। अब ये एक्चुअल में इस पार्ट को भी हम थोड़ी देर में समझेंगे, ये पार्ट क्या कैसे काम कर रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, थ्रेड क्लास को जैसे हम एक्सटेंड करते हैं वैसे हमें पता है कि एक टास्क हमें परफॉर्म करना होता है। हर एक थ्रेड को, जितने भी थ्रेड हम बनाएंगे वो एक टास्क परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, ओवरराइड करेगा, किसको ओवरराइड करेगा, रन मेथड को ओवरराइड करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे रन मेथड को ओवरराइड किया, अब रन मेथड के अंदर कौन से टास्क आते हैं जो हमें परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने एक टास्क रख दिया, ये क्या हमारा एक मेन टास्क है, ये हमारा क्या है, मेन टास्क है, मेन टास्क टू परफॉर्म परफॉर्म बाय द बाय बोथ द थ्रेड्स, दोनों थ्रेड्स की द्वारा, दोनों थ्रेड्स की हेल्प से जो टास्क परफॉर्म होना है वो टास्क ये है, ठीक है। अभी टास्क में क्या है, हमने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, उसको 1000 तक चलाया, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 1000 टाइम लूप चलेगा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, इस इंक्रीमेंट को हमें, इस इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर दिया। ये इंक्रीमेंट मेथड किधर है, ये इंक्रीमेंट मेथड काउंटर क्लास के अंदर है, ठीक है। इंक्रीमेंट मेथड काउंटर क्लास के अंदर, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक इंस्टांस बनाया हुआ था, काउंटर, काउंटर एक इंस्टांस बनाया था किसका, काउंटर क्लास का। अब इस काउंटर की हेल्प से इस काउंटर क्लास के सारे इंस्टांसेस को हम, सारे मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इस काउंटर मेथड, काउंटर इंस्टांस की हेल्प से इस इंक्रीमेंट मेथड को एक्सेस किया, जो क्या कर रहा है, काउंट को प्लस प्लस वैल्यू दे रहा है, मतलब काउंट की वैल्यू में एक वैल्यू जोड़ दे रहा है हर बार, जितनी बार भी एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1000 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि जब एक टास्क, एक थ्रेड काम करेगा, सपोज एक थ्रेड काम किया इस पे, तो ये 1000 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और 1000 टाइम ये इंक्रीमेंट वैल्यू का, इंक्रीमेंट मेथड कॉल होगा, और 1000 टाइम इस काउंटर काउंट प्लस प्लस में ऐड हो जाएगा, मतलब काउंट प्लस प्लस में एक थ्रेड की हेल्प से 1000 वैल्यू जुड़ेगी, जुड़ेगी। तो दूसरी वैल्यू आएगी तो उसकी वजह, उसकी हेल्प से भी 1000 वैल्यू जुड़नी चाहिए, है ना। सपोज ये सपोज करते हैं कि बोथ द थ्रेड विल एग्जीक्यूट नॉन कंकरेंटली, मतलब कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, वन बाई वन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हमने कोई भी इस वाले मेथड पे
इस वाले मेथड पे कोई भी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज नहीं किया है। आप यहाँ पे देखो कोई भी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज हमने नहीं किया होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ में आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं वन बाय वन चीजें सब कुछ क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों थ्रेड ने इसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट किया, तो ये एक बार में कितना एग्जीक्यूट कर रहा है, 1000 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब दो थ्रेड कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे, 2000 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जो काउंट की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 2000 होनी चाहिए ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ अनप्रिडिक्टेबल डेटा देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक अपना टेस्ट क्लास बनाते हैं जिसके अंदर मेन मेथड लेते हैं, उसके अंदर हमने काउंटर की एक इंस्टेंस बना लिया जिसको हमें पास करना है। किधर पास करना है, इस कंस्ट्रक्टर के लिए पास करना है। कंस्ट्रक्टर के लिए एक इंस्टेंस हमें देना था ना, किसका इंस्टेंस देना था, काउंटर क्लास का इंस्टेंस देना था। तो यहाँ पे भी हमें काउंटर क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ा, और बना के हमने थ्रेड बनाया। पहले एक थ्रेड 1 बनाया जिसके अंदर हम काउंटर का इंस्टेंस हमने डाल दिया, फिर थ्रेड 2 बनाया जिसके अंदर हमने काउंटर का इंस्टेंस डाल दिया। टिल नाउ कोई भी थ्रेड नहीं है, ओनली वन थ्रेड इज देयर, विच वन इज मेन थ्रेड। मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट थ्रेड होता है, हम जानते हैं, सिर्फ एक ही थ्रेड है। अब इस थ्रेड को हमें एक्टिव करने के लिए, ये दोनों थ्रेड अभी किसमें है, डेड स्टेट में है। इन दोनों थ्रेड को हमें एक्टिव करने के लिए स्टार्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया वैसे ही एक्टिव हो गया, और ये एक्टिव होके क्या करेगा, सेम 3 टास्क परफॉर्म करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, एक्टिवेशन का काम करेगा, और फिर इस रन मेथड के टास्क को परफॉर्म करेगा। अब इसके अंदर आएगा, इस टास्क को परफॉर्म करेगा। अब उसी टाइम पे, सेम टाइम पे थ्रेड 2 भी एक्टिव हो गया, थ्रेड 2 भी एक्टिव हो गया। अभी तक थ्रेड 2 क्या था, डेड स्टेट में था। अगर मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर दूं, अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, मतलब थ्रेड 1 ही यहाँ पे क्या है, एक्टिव स्टेट में है, थ्रेड 2 डेड स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो थ्रेड है, कौन कौन से, मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट थ्रेड एंड थ्रेड 1 थ्रेड। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे सेम टाइम पे थ्रेड 2 को भी एक्टिव कर दिया। अब थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 में एक बीच में एक लड़ाई हो जाएगी कि नहीं, इस रन टास्क को मैं परफॉर्म करेगा, थ्रेड 1 कहेगा नहीं मैं करूंगा, थ्रेड 2 कहेगा नहीं मैं करूंगा। दोनों के बीच में कंकरेंट एग्जीक्यूशन होगा। कंकरेंट एग्जीक्यूशन होगा मतलब कि कभी थ्रेड 1 कर रहा है, कभी थ्रेड 2 कर रहा है, कभी थ्रेड 2 कर रहा है, कभी थ्रेड 1 कर रहा है। ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन होगा, इससे हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज कर लेते हैं। ज्वाइन मेथड क्या का काम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर थ्रेड को स्टॉप कर देता है ताकि दूसरा वाला थ्रेड एग्जीक्यूट करे। हम यहाँ पे कंप्लीट, हम चाहते हैं कि दोनों थ्रेड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे कोई भी डेड लॉक क्रिएट ना हो। ठीक है, हमने ज्वाइन मेथड को अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ओके ओके, अब हम यहाँ पे फाइनली क्या कर रहे हैं, उस काउंट वैल्यू को एग्जीक्यूट, काउंट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, आपके हिसाब से प्रिंट होना चाहिए 2000 वैल्यू, isn't not, isn't it? 2000 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ना। सो लेट मी ट्राई। oh sorry, java c test dot java successfully compiled. So java test, what is the value is here, you can see, here you can see 1934। what is the expected for you all, 2000 वैल्यू, क्योंकि दोनों थ्रेड 2000 टाइम, जो एक थ्रेड 1000 टाइम अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो 1000 वैल्यू जुड़नी चाहिए थी। अब मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब वैल्यू कितनी आई, 2000 आई। अभी इसके पहले कितनी वैल्यू आई थी, 90000, 1934 आई थी। एक बार फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जावा सी टेस्ट, कितनी आई, 1642 आई। फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जावा सी टेस्ट, कितनी आई, 1860 से आई। हमने चार बार एग्जीक्यूट किया, और चार बार हमने अलग अलग वैल्यू देखा, इनकंसिस्टेंट डेटा देखा, इनकंसिस्टेंट डेटा देखा, अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट देगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा ये प्रॉब्लम आई क्यों, रेस कंडीशन की वजह से आई। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो गए तो आपको पता होगा रेस कंडीशन क्या होता है। रेस कंडीशन मतलब दोनों के बीच में एक रेस कंडीशन क्रिएट हो गई, दोनों थ्रेड के बीच में, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 के बीच में। अब इस थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के बीच में रेस कंडीशन क्रिएट होने की वजह से ये वैल्यू इनकंसिस्टेंट आ रही है, इनकंसिस्टेंट डेटा आ रहा है। यहाँ पे चारों बार हमें 4 डिफरेंट डेटा देखने को मिल रही है। ठीक है, एक बार फिर से करके देखता हूँ, जावा सी टेस्ट एंटर, कितना आया, 1852 आया। 5 टाइम हमने एग्जीक्यूट किया, पांचों बार हमें क्या हुआ, अलग अलग डेटा देखने को मिला, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा। अब इसी में अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूं, छोटा सा चेंज यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम दोनों जो है, तुम दोनों की वजह से, किसकी वजह से, इन दोनों थ्रेड्स की वजह से इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है। मैं चाहता हूं कि भैया तुम दोनों लड़ो नहीं, वन बाय वन
यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, किसको एग्जीक्यूट करो, इंक्रीमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो यहां पे मैं क्या करूं, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, मैंने पे क्या यूज कर दिया, सिंक्रोनाइज्ड यूज कर दिया, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड इंक्रीमेंट। अब यहां पे क्या होगा कि जितने भी थ्रेड होंगे इसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे, अनटिल और अनलेस पहला वाला थ्रेड अगर एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले सपोज अगर थ्रेड वन आया, अब इस सिनेरियो में क्या होगा आप देखो, सबसे पहले अगर थ्रेड वन आया, थ्रेड वन गया किसके पास, इस रन के पास गया, ठीक है। अब इस रन के पास गया, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट कॉल हुआ, इंक्रीमेंट के पास जाएगा। अब थ्रेड वन की यहाँ पे सेफ्टी चेक होगी, थ्रेड वन के आइडेंटिटी चेक होगी, क्या आपके पास लॉक है, अगर लॉक है तभी कि तभी आप इस इंक्रीमेंट मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था यहाँ पे, अगर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक के पास एक यूनिक लॉक होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिक लॉक होता है ना? यहीं कहीं पे हमने पढ़ा था। या एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा हैज अ यूनिक लॉक, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, किसका ऑब्जेक्ट बनाया था, आप यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिक लॉक होगा, और ये दोनों, अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि थ्रेड वन भी एक इंस्टांस है, थ्रेड टू भी एक इंस्टांस है, ये भी दोनों एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसके ऑब्जेक्ट है, माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट है। ये दोनों किस थ्रेड किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, काउंटर ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे काउंटर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, कि ताकि दोनों थ्रेड सेम ऑब्जेक्ट पे काम करें। अगर ये दोनों थ्रेड सेम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते तो हमें फिर भी इनकंसिस्टेंसी डेटा देखने को मिलती है, भले ही हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज किया होता तो क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, यही मैंने आपको बताया था कि सेम ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, तभी सेम ऑब्जेक्ट पे काम करने का मतलब हमने यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसी काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट पे ये थ्रेड वन एंड थ्रेड टू काम कर रहे हैं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे, आप देखो दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिक लॉक होती है। अब इस यूनिक लॉक की वजह से ये लॉक किसको देगा, थ्रेड वन को देगा। मतलब कितने लॉक मिले यहाँ पे, ओनली वन लॉक इज देयर, ओनली वन लॉक इज देयर, किसके पास है, काउंटर के पास है। अभी काउंटर के पास थ्रेड वन जाएगा, किसके पास, काउंटर के पास, काउंटर से क्या लेगा, लॉक लेगा। एक ही लॉक है तो कोई दोनों थ्रेड में से कोई एक ही लॉक ले सकता है। अब कोई एक लॉक लेगा, थ्रेड वन लेगा या थ्रेड टू लेगा, लॉक लेगा और जाएगा इंक्रीमेंट के पास, बोलेगा कि हाँ मेरे पास लॉक है। अब लॉक है तो अंदर घुसेगा, काउंट प्लस को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि इस वाले प्रोग्राम, इस वाले टास्क को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, 1000 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद लॉक को रिलीज कर देगा, इंक्रीमेंट को वापस इसके पास आएगा, काउंटर के पास वापस इसको लॉक दे देगा, बोलेगा भैया लॉक ले लो, अब जिसको देना है दे दो। अब थ्रेड टू आया, थ्रेड टू बोलेगा भैया मैं अभी बचा हुआ, मुझे लॉक दे दो। अब लॉक काउंटर क्या करेगा, थ्रेड टू को लॉक देगा, लॉक देने के बाद फिर से ये क्या करेगा, इस टास्क को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, 1000 टाइम इसको एग्जीक्यूट करेगा, और काउंट में 1000 वैल्यू प्लस कर देगा, 1000 वैल्यू प्लस कर देगा। किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की वजह से पॉसिबल है। ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ऐसे हम सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करके इसे एग्जीक्यूट करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, टेस्ट डॉट जावा, मे बी सब कुछ अच्छा हो। 2000 वैल्यू आई, डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, हो सकता है मे बी सबके अंदर डाउट हो, फिर से एग्जीक्यूट करो भैया, फिर से एग्जीक्यूट कर लिया, लो एक बार और एग्जीक्यूट कर लिया। आपने बोला कि पिछली बार वाले में आपने 4 बार एग्जीक्यूट किया था, तो मैं इसे 4 बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। चलो एक बार और कर देते हैं, चलो एक बार और कर देते हैं एक्स्ट्रा, चलो 5 बार हमने एग्जीक्यूट किया, 5 बार हमने वैल्यू कितनी देखी, 2000 देखी, नो इनकंसिस्टेंसी, नो इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट डेटा देखा, 2000 2000 2000 2000, मतलब कि थ्रेड वन आया, थ्रेड वन पूरी तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, 1000 वैल्यू इसमें जोड़ दिया काउंट में, फिर से थ्रेड टू आया, थ्रेड टू इसको एग्जीक्यूट किया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये दो तरीके से पॉसिबल हो पाया, एक सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट की, और सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, हमें लॉक की जरूरत पड़ती है। लॉक क्या, लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जावा के हर एक ऑब्जेक्ट के पास बाय डिफॉल्ट एक लॉक होती है, यूनिक लॉक होती है, ठीक है। अब अगर सेम प्रॉब्लम में मैं इसी सेम प्रॉब्लम में मैं अपने
स्टेटमेंट को थोड़ा सा काउंटर करना चाह रहा हूं, मैंने इसको क्या किया, काउंटर काउंटर वन न्यू काउंटर। अब आप देखो, अब देर इज नो ओनली वन लॉक, देर इज टू लॉक। वन लॉक इज विद काउंटर एंड सेकेंड लॉक इज विद काउंटर वन। अब अभी तक तो ठीक है, दो लॉक तो है, लेकिन दोनों थ्रेड अभी किस पे काम कर रहे हैं, सेम लॉक पे काम कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेम काउंटर ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब मैं क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर दिया। थ्रेड टू क्या कर रहा है, काउंटर वन पे काम कर रहा है, थ्रेड वन किस पे काम कर रहा है, काउंटर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाई है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाई है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कितने लॉक हो गए, ये लॉक, थोड़ा सा ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे लॉक वन, और ये कौन सा लॉक है, लॉक टू, लॉक वन, लॉक टू। अब समझो इस चीज को, यहाँ पे कितने लॉक हो गए, दो लॉक हो गए, लॉक वन एंड लॉक टू। अब थ्रेड वन किस पे काम कर रहा है, काउंटर पे काम कर रहा है, इसके पास कौन सा लॉक है, लॉक वन है। थ्रेड टू किस पे काम कर रहा है, काउंटर वन पे काम कर रहा है, इसके पास कौन सा लॉक है, लॉक टू है। दोनों लॉक एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सपोज यहाँ पे थ्रेड वन गया किसके पास, रन मेथड के पास गया, उसी टाइम पे थ्रेड टू भी यहाँ पे डेड स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ गया। आप यहाँ पे देखो, एक्टिव स्टेट में आ गया, थ्रेड टू भी एक्टिव है, थ्रेड वन भी एक्टिव है, दोनों जाएंगे एक साथ रन के पास जाएंगे। सपोज एक थ्रेड वन क्या गया, रन में घुसा, थ्रेड टू भी रन में घुसा। अब थ्रेड वन के पास यहाँ पे इंक्रीमेंट कॉल हुआ, अब थ्रेड वन गया किसके पास, इंक्रीमेंट के पास, उसी टाइम पे थ्रेड टू भी आ गया इंक्रीमेंट के पास। यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड यूज हुआ है। अब सिंक्रोनाइज्ड का काम क्या है, कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पास लॉक है कि नहीं है, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करेगा। अब यहाँ पे थ्रेड वन क्या बोलेगा, हाँ मेरे पास लॉक है, उसी टाइम पे थ्रेड टू भी बोलेगा हाँ मेरे पास लॉक है। अब अगर तुम्हारे पास लॉक है, दोनों के पास लॉक है, तो दोनों को जाओ अपना एग्जीक्यूट करो। ये सिंक्रोनाइज क्या करेगा, थ्रेड वन एंड थ्रेड टू दोनों को क्लियर कर देगा, दोनों क्लैरिफिकेशन दे देगा कि आप जाइए और अपना ये काउंट को प्लस प्लस कीजिए। तो थ्रेड वन भी आ जाएगा और थ्रेड टू भी आ जाएगा। यहाँ पे भी रेस कंडीशन रेज हो जाएगी। किसकी वजह से रेज हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों अलग अलग लॉक पे काम किया, दोनों के पास, दोनों थ्रेड के पास अलग अलग लॉक हैं, और हमने यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, दो थ्रेड अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके आपको जस्ट आपको आउटपुट दिखाता हूँ। होप सो एवरीथिंग इज फाइन। जावा, जावा सी जावा टेस्ट, आउटपुट क्या आया, 1000 आया। एक बार फिर से कर रहा हूँ, जावा टेस्ट 1000, टेस्ट इंटर and oh sorry, java test, it is still 1000. Why it is happening, giving 1000 again and again, because both the threads are working on the different object. Means thread one is working on the counter one, and thread two is working on the काउंटर, सॉरी, थ्रेड वन इज वर्किंग ऑन द काउंटर एंड थ्रेड टू इज वर्किंग ऑन द काउंटर वन। मतलब कि दोनों के पास अपना सेपरेट लॉक है और अपना सेपरेट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब थ्रेड वन आ रहा है, सेपरेट ऑब्जेक्ट लेके आया, इसको 1000 टाइम प्रिंट किया, मतलब कि 1000 आउटपुट यहाँ पे दे गया। यानी कि यहाँ पे एक 1000 ही आउटपुट आएगा किसी भी थ्रेड का, यहाँ पे थ्रेड वन या थ्रेड टू का आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी सीन क्या है कि अगर हम इसे किसी और एग्जांपल के तौर पे देखें, सपोज मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं, तो क्या कर सकता हूँ, लेट मी चेक। तो इसको हम क्या करते हैं कि ओके, फाइन, सेम इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और चीज़ें भी ये क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट पे काम किया है, तो कैसे किया है। तो काउंटर वन एंड काउंटर टू, और सेम इसको थ्रेड थ्री दे देते हैं, नेम है इसको थ्रेड फोर दे देते हैं। अभी आउटपुट आएगा 2000 2000 करके, ऐसा आउटपुट आएगा। So in this case, what we do is यहाँ पे एक इसके लिए भी इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम काउंटर वन का ले रहे थे, सॉरी इसको हम दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। काउंटर वन एंड हियर इट शुड बी काउंटर टू, और हियर इट शुड बी काउंटर वन, काउंटर वन, and here it should be counter 2, right? राइट 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 राइट, ओके। और हम यहाँ पे
क्या करते थे, हमने यहाँ पे काउंटर 1 की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पे काउंटर 2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, 2000 आउटपुट मिलने वाला है। सिमिलर सिमिलर एग्जांपल है, पिछले वाला एग्जांपल है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हम यहाँ पे काम करके थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंपल क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ओके, एंड हमने यहाँ थ्रेड 3 एंड थ्रेड 4 अभी यहाँ पे डेड स्टेट में है, तो इसको हमें यहाँ पे एक्टिव करना होगा। थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट मेथड, एंड अगेन थ्रेड 4 को भी हम एक्टिव करेंगे डॉट स्टार्ट मेथड से। सिंपल एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो गया। Okay, fine. And here also we do one thing is we use thread 3 and thread 4. हम वेट करेंगे सारे थ्रेड्स को कंप्लीट एग्जीक्यूशन का, जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन ना हो तब तक ये आउटपुट ना आए। क्यों हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ये मेन भी क्या है, बाय डिफॉल्ट थ्रेड है, मेन थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो। हम यहाँ पे पहले ये सारे थ्रेड जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे तब तक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मेन थ्रेड के अंदर क्या है, यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट है ना, अगर हम इसे ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये दो स्टेटमेंट कभी प्रिंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इंटरप्शन करेंगे, थ्रेड एग्जीक्यूशन इंटरप्शन करेंगे, जो ज्वाइन मेथड की हेल्प से करते हैं, ठीक है, सिंपल है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, क्या मॉडिफिकेशन किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक किसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, काउंटर क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे। अब इस काउंटर 1 एंड काउंटर 1 एंड काउंटर 2 के पास दो लॉक होंगे, लॉक 1 एंड लॉक 2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो थ्रेड बनाए, सिंपली पहले यहाँ पे हमने दो थ्रेड बनाए, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 पे कौन काम कर रहा है, कौन सा लॉक काम कर रहा है, लॉक 1 काम कर रहा है, लॉक 1 काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों में हमने सेम ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ काउंटर 1। सिंपली हमने थ्रेड 3 एंड थ्रेड 4 हमने बनाया, थ्रेड 3 एंड थ्रेड 4 पे कौन सा लॉक काम कर रहा है, लॉक 2 काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंटर 2 पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसके साथ, थ्रेड 3 एंड थ्रेड 4 के साथ। अब हमने इसको तीनों को डेड स्टेट से एक्टिव स्टेट में लिया। अब थ्रेड यहाँ पे चारों जो हैं कंकरेंटली किसको एक्सेस करेंगे, इस रन मेथड को एक्सेस करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, रन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसमें इसमें लड़ाई, यहाँ तो लड़ाई चल रही है, थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 थ्रेड 4 तीनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, आपस में आके लड़ाई करें कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज यहाँ पे कोई एग्जीक्यूट करने आया तो इंक्रीमेंट मेथड यहाँ पे कॉल हो गया। अब इंक्रीमेंट मेथड के पास सपोज थ्रेड 1 आया, थ्रेड 1 के आया तो थ्रेड 1 के पास थ्रेड 1 एंड थ्रेड 3 आया, तो थ्रेड 1 एंड थ्रेड 3 इंक्रीमेंट मेथड के पास यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा हुआ, सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ। अब ये क्या कहता है कि आपके पास लॉक होना चाहिए। अब थ्रेड 1 के पास लॉक है लॉक 1, थ्रेड 3 के पास लॉक है लॉक 2, दोनों के पास लॉक है लेकिन अलग अलग लॉक है। सिंक्रोनाइज कहेगा जाओ दोनों एग्जीक्यूट करो। अब दोनों एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं लेकिन दोनों अपना अलग अलग पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थ्रेड वन अपना अलग पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, काउंट में ऐड करेगा, एंड थ्रेड 3 अपना पार्ट अलग एग्जीक्यूट करके काउंट में ऐड करेगा। दो वैल्यू यहाँ पे काउंट की दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक थ्रेड 1 के हिसाब से आएगी, एक थ्रेड 2 के हिसाब से आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग यूनिक लॉक होगा, तो दोनों यूनिक लॉक अलग अलग यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आएगा 2000 आउटपुट आना चाहिए, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट सी 2000 यहाँ पे वैल्यू आ गई। हम इसे कितनी बार भी एग्जीक्यूट करेंगे हमें सेम वैल्यू सेम आउटपुट हमें देखने को मिलेगी, एक कंसिस्टेंस आउटपुट हमने यहाँ पे देखने को मिलेगी। 2000 यहाँ पे हमें 4000 नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं 4000 देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक जो है अलग अलग लॉक होता है, तो दोनों अलग अलग लॉक है तो दोनों का अलग अलग आउटपुट है। हमारे हिसाब से तो यहाँ पे दोनों 2000 की जगह 4000 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने चार ऑब्जेक्ट बनाए हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पिछले अपने एग्जाम्पल के पास जाएं तो हम इसे अगर यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं, एंड इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ये हमारा पिछला वाला एग्जाम्पल था, इसमें हमने क्या किया था, इसको भी हम यहाँ से काउंटर 1 एंड काउंटर 2 यहाँ पे कर देते हैं, सिंपल। ये हमारा पिछला एग्जांपल था, इसमें हम क्या कहते हैं, दो ऑब्जेक्ट हम बनाए थे, दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग लॉक होगा। थ्रेड 1 क्या कर रहा था, लॉक 1 पे काम कर रहा था, थ्रेड 2 किस पे काम कर रहा था, लॉक 2 पे काम कर रहा था, जो कि काउंटर 2 का लॉक है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे दो थ्रेड हमने बनाया, दो थ्रेड यहाँ पे कंकरेंटली इसको एक्सेस कर रहे होंगे, इसको एक्सेस करेंगे तो इंक्रीमेंट कॉल हो रहा था। अब दोनों जा रहे थे इंक्रीमेंट मेथड के पास जा रहे थे, यहाँ सिंक्रोनाइज मेथड था। अब सिंक्रोनाइज कह रहा है कि थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 है, सिंक्रोनाइज कर रहा है थ्रेड 1 तुम्हारे पास भी लॉक है, थ्रेड 2 तुम्हारे पास भी लॉक है, जो दोनों अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। अब थ्रेड 1 अपना अलग काउंट कर रहा है और थ्रेड 2 अपना अलग काउंट कर रहा है, थ्रेड 2 अपना अलग काउंट कर रहा है। अगर हम इसे यहाँ पे देखेंगे तो हमें 1000 वैल्यू ही मिलेगी, सिंपल 1000 वैल्यू मिलेगी।
सॉरी, व्हाट हैपेंड, ओह सॉरी सॉरी, सिंपल सिंपल हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा टेस्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे 1000 वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, सिंपल 1000 वैल्यू। किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है? काउंटर 1 की वैल्यू प्रिंट हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे काउंटर 1 की वैल्यू प्रिंट की। अब सिंपली अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम इसे सॉरी इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे काउंटर 1 की जगह काउंटर 2 रख देते हैं। सिंपली अब हमें 1000 टू टाइम प्रिंट होके मिलेगा। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ओह सॉरी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा टेस्ट, सिंपल। अब देखो 1000 यहाँ पे दो बार हमें वैल्यू मिला। हम चाहते थे कि हमें 2000 वैल्यू मिले, प्लस हो काउंट काउंट हो गए, प्लस हो 2000 वैल्यू, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो 2000 1000 करके टू डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि थ्रेड 1 अलग लॉक पे काम कर रहा, थ्रेड 2 अलग लॉक पे काम कर रहा, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? अलग अलग दो वैल्यू मिल रही है। इसको हम कहते हैं इंस्टेंस लॉक। इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंस लॉक, है ना, इंस्टेंस लॉक। यहाँ पे both thread will have their own instance lock। इसे कहते हैं इंस्टेंस लॉक। दो तरीके के लॉक होते हैं, इंस्टेंस लॉक होता है और एक क्लास लेवल लॉक होता है। आपको इंटरव्यू में काफी टाइम में ये पूछा जा सकता है कि क्लास लेवल लॉक क्या होता है। अब यहाँ पे ही मैं वो चीज डिस्कस करके आपको क्लियर करने वाला था एग्जांपल, कि क्लास लेवल लॉक हम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या किया? हमने दो इंस्टेंस लॉक लिया। कैसे दो इंस्टेंस लॉक हुए? यहाँ पे हमने दो इंस्टेंसेस बनाए। कौन कौन से? काउंटर 1 एंड काउंटर 2। तो यहाँ पे दो इंस्टांसेस लॉक बन गए, काउंटर 1 का एक इंस्टांसेस लॉक एंड काउंटर 2 का एक इंस्टांसेस लॉक। अब दोनों इंस्टांसेस लॉक, इंस्टांसेस 1 थ्रेड 1 पे काम कर रहा है, इंस्टांसेस 2 थ्रेड 2 पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के हिसाब से आउटपुट आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ये पूरे क्लास का, इस पूरे क्लास का एक ही लॉक होना चाहिए, 10 लॉक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या जितने भी इंस्टांस बनाए, 1000 इंस्टांस बनाए तो 1000 लॉक हो गए। तो इससे यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। क्या डेटा कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है? कि अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग लॉक लेके आएंगे और अलग अलग उनके अपना आउटपुट होगा, है ना। कोई कंसिस्टेंट आउटपुट नहीं हो रहा उनका, ठीक है। एक यहाँ पे डेटा थ्रेड का भी प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लास लेवल लॉक यूज करेंगे कि सारे क्लास के लिए, पूरे क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चाबी होगी। पूरे घर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चाबी होगी, 10 डुप्लीकेट चाबियां नहीं होंगी, एक चाबी होंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपली यहाँ पे क्या कर देना? स्टैटिक यूज कर देना है। सिंपली हमें यहाँ पे स्टैटिक यूज कर देना है, ठीक है, ठीक है। अब स्टैटिक क्या करेगा? स्टैटिक एज अ क्लास लेवल लॉक यहाँ पे क्रिएट कर देगा। स्टैटिक प्लस सिंक्रोनाइजेशन एक क्लास लेवल लॉक बनाते हैं, ओके। तो ये चीजें अब यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिल रही है। क्या एरर देखने को मिल रहा है? कि यहाँ पे हमने काउंट को स्टैटिक नहीं बनाया, इसको भी हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड इसके लिए भी यूज कर देंगे, ठीक है। एरर रिजॉल्व। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड अप्लाई किया, जो कि एक क्लास लेवल लॉक बनाता है। अब ये इस इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। अब ये इस इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा और हमें जो है आउटपुट कंसिस्टेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 10 तरीके डुप्लीकेट हमें नहीं देखने को मिलेंगे, 10 तरीके के डुप्लीकेट हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी भी कुछ इसमें है, लेट मी सी व्हाट चेंजेस नीड टू बी। अच्छा अच्छा, आउटपुट सही है, बट हमने यहाँ पे दो बार इसे प्रिंट कर लिया ना, तो इसको भी हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे हमें 2000 मिलेगा, आउटपुट हमारा कितना होगा? 2000 होगा, एज एक्सपेक्टेड 2000 होगा। आई विल शो यू जावा वेट जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा टेस्ट, सिंपल। ये यू कैन सी कि हमें 2000 आउटपुट मिला, एज एक्सपेक्टेड 2000 आउटपुट मिला, सॉरी 2000 आउटपुट हमें मिला, ठीक है। अब हमें सेपरेट कोई आउटपुट नहीं मिला, 1000 करके सेपरेट आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट डेटा मिलेगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिया? स्टैटिक लॉक लगा दिया। स्टैटिक लॉक क्या होता है? सिंक यहाँ पे एक वार्निंग है। अच्छा, यहाँ पे हमें को इंक्रीमेंट किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है ना, तो इसको हमें एज ए स्टैटिक वे में एक्सेस करना होगा, इसलिए हमें यहाँ वार्निंग आ रही है। स्टैटिक टाइप के मेथड या स्टैटिक टाइप के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्लासेस का यूज करना होता है। उस क्लास का यूज करके डॉट लगा के उस इंस्टेंस या उस
पर्टिकुलर मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वार्निंग यहाँ से हट गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने स्टैटिक और सिंक्रोनाइज यूज किया, स्टैटिक और सिंक्रोनाइज दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लास लेवल लॉक बना रहे हैं। तो जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि क्लास लेवल लॉक क्या होता है, तो स्टैटिक प्लस सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, स्टैटिक प्लस सिंक्रोनाइज कीवर्ड अगर हम जहां जिस किसी भी मेथड या ब्लॉक पर लगाते हैं, अभी तक हमने एग्जांपल सिर्फ मेथड पे देखा, ब्लॉक पे भी देख लेंगे विद एग्जांपल। तो स्टैटिक और सिंक्रोनाइज किसी ब्लॉक या मेथड पे लगाते हैं तो वो एक क्लास लेवल लॉक बनाता है। मतलब अलग अलग कितने भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना लें, यहाँ पे हम कितने भी लॉक बना लें, कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें, सपोज एक और हम कॉपी करते हैं, एक और भी लाते हैं यहाँ पे, इसे भी पुट करते हैं यहाँ पे काउंटर नंबर 3, मतलब थर्ड लॉक बनाते हैं, इसे लॉक 3 नाम दे देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे थ्रेड 3 बनाते हैं और यहाँ पे काउंटर 3 को दे देते हैं, काउंटर 3 दे देते हैं और थ्रेड 3 को हम यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं, एक्टिव कर लिए और सेम एज इट इज इसको भी कंप्लीट, इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने देंगे, तब तक कोई भी मेन थ्रेड इंटरप्शन नहीं करेगा इसमें। ठीक है, अब आप ये देखोगे आउटपुट यहाँ पे अभी कितना आएगा, 3000 आएगा। जावा सी टेस्ट आउट, जावा टेस्ट 3000 है, इनकंसिस्टेंस है कि कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, कंसिस्टेंस है। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, सिंक्रोनाइज की वजह से। अब हमने देखा कि अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आती है, लेकिन उस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस क्लास के लिए एक क्लास लेवल लॉक बना दें। मतलब हर इंस्टेंस के लिए कि अलग लॉक ना हो, सिर्फ हर इंस्टेंस के लिए सेम लॉक यूज होगा, जो कि होगा उस क्लास का लॉक होगा। मतलब एक घर के लिए 10 लॉक ना, 10 डुप्लीकेट लॉक नहीं, 10 डुप्लीकेट चाबियां ना हो, 10 डुप्लीकेट लॉक ना हो, उनके लिए एक पर्टिकुलर लॉक बनाए, उनके लिए एक पर्टिकुलर की बनाए, है ना। उसके इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टैटिक और सिंक्रोनाइज एक साथ यूज करना होगा। जब हम स्टैटिक और सिंक्रोनाइज एक साथ यूज करते हैं तो वो क्या बनाता है, क्लास लेवल लॉक बनाता है। ठीक है, ओके। तो कुछ चीजें हम देख लेते हैं विद सिंक्रोनाइज, ये सारी चीजें हम आपको समझा दी हैं विद एग्जांपल, हमने बात कर लिया है, बात कर लिया, ये भी बात कर लिया है, ये भी बात कर लिया है, या ये भी बात कर लिया है। हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि सिंक्रोनाइज मेथड पे हम कैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज में एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, या हम सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब हम ब्लॉक के लिए भी देखेंगे। ठीक है, फिर एग्जांपल हम सारे केसेस कवर करेंगे। होप सो आपके इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो आप देखोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।